हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लॉकडाउन सेकेंड फेज का 2 दिन और बीत गया और हम स्पेशलाइज पेपर जो पीजी इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स का है, एक दो टॉपिक्स रिपीट कर रहे हैं क्योंकि समय है और मौका है तो कुछ रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी इशू के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। इसलिए आज का एक और टॉपिक जो तुमको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, सिलेबस तो कंप्लीट है हम लोगों का, लेकिन लेट अस यूटिलाइज द लॉकडाउन पीरियड इन ए पॉजिटिव वे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन एजिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। जो एजिंग की समस्या है, वृद्धावस्था की समस्या, जो ज़्यादा समय तक लोग जीवित रहते हैं, उसका क्या प्रभाव है। तो पहले जब हम आपको पढ़ाए थे तो उस समय कोविड-19 जैसा कोई दूर दूर तक स्टोरी नहीं थी पूरी दुनिया में, और एजिंग को हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से बता रहे थे। उस समय एजिंग को हम लोग हमेशा डेवलपमेंट के इंडिकेटर के रूप में बता रहे थे, पॉजिटिव साइड बता रहे थे। वही एजिंग इस क्लास के समय, आज के समय में नेगेटिव हो गया डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। और भारत में चूंकि एजिंग कम है तो भारत में मॉर्टेलिटी कोविड-19 से कम हो रहा है। तो कैसे परिस्थितियाँ चेंज होती है, सिलेबस में भी कैसे चेंज किया जा सकता है, इस पर हम लोग को बात करती है। आप देखिए कि पूरी दुनिया में विकसित देशों में ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो रहा है, फर्टिलिटी हो रहा है, लोग मृत्यु हो रही है। खास करके जो वृद्ध हैं, 65+ के ऊपर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ये वायरस इम्पैक्टेड हो रहा है क्योंकि उनके लंग्स वगैरह अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। डायबिटीज़ के मरीज हैं या वृद्धावस्था के और मरीज हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। इसलिए पॉपुलेशन एजिंग जो पहले डेवलपमेंट का इंडिकेटर था, अब इस समय चैलेंज हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि इसको इस कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराया जाए। इसका मीनिंग क्या हमको याद है, आपको बताए थे कि एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जिसको कि हम लोग डेमोग्राफिक एजिंग और पॉपुलेशन एजिंग के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ए समरी टर्म फॉर शिफ्ट्स इन ए एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन टुवर्ड्स ओल्डर एजेस। हम अधिक समय तक जीवित रहने की ओर जब बढ़ते हैं तो उसको एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं। ए डायरेक्ट consequence ऑफ द ongoing ग्लोबल फर्टिलिटी ट्रांजिशन, जो डिक्लाइन हो रहा है, एंड ऑफ मॉर्टेलिटी डिक्लाइन एट ओल्डर एजेस। पॉपुलेशन एजिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी अमॉन्ग द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्लोबल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। ये दिख रहा है 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जो ट्रेंड है। 20वीं शताब्दी का हमने क्या बताया था, पॉपुलेशन राइजिंग, जनसंख्या की वृद्धि बहुत बड़ी चुनौती थी, और 21वीं शताब्दी का एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। लेकिन यही ट्रेंड अब आज जब हम क्लास में वो कैसे बदल जाता है, इस पर हम बात करेंगे। और जब डिफाइन करेंगे इसको, तो एज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इज ऑफन ड्राइवन बाय कंसर्न ओवर इट्स बर्डनिंग ऑफ रिटायरमेंट सिस्टम्स। The aging of population is often measured by increase in the percentage of elderly people of retirement ages, and the definition of retirement age may be but a typical cutoff. भारत में भी typical average cutoff is 65 years, and nowadays a society is considered relatively old when the fraction of the population aged 65 and over exceeds up to 8 to 10%. अब जो है धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हेल्थ के इंडिकेटर को सुधरने से, डेवलपमेंट की स्टोरी के आगे बढ़ने से, और हम देखते हैं कि 8 से 10% एजिंग पॉपुलेशन पूरी दुनिया में दिखाई पड़ा है। बाय द स्टैंडर्ड, द परसेंटेज ऑफ एल्डरली पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स stood at 12.6% in 2000, and now in 2019-20 it rose up to 14%, compared with only 4.1% in 1900. 1900 में ये केवल 4.1% था एजिंग पॉपुलेशन, वो इस समय लगभग 14-15% एजिंग हो गया है, एंड प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज अप टू 20% बाय 2030। तो आप देख रहे हो कि आज कोविड-19 का सबसे अधिक इम्पैक्ट जो पड़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पर पड़ रहा है। चाइना से शुरू होता है, इटली में बसता है, और अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स इसका एक ठिकाना बन जाता है। और वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन एजिंग है। तो आप समझ लीजिए कैसे परिस्थितियाँ चेंज होती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आने वाले समय में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के मॉडल को हम किस तरह रिवाइज करें या उसको कैसे रीथिंक करें।
मेजर्स क्या है इसके? रिलेटेड मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इज द एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो, इसको हम लोग EDR के रूप में हमने आपको बताया था। क्या है ये? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ रिटायरमेंट एजेस कंपेयर टू द नंबर ऑफ दोज ऑफ वर्किंग एज, इसको हम लोग EDR के रूप में, मतलब रिटायरमेंट एज से हम लोग जितने लोग वर्क करते हैं उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो EDR निकलता है। फॉर कन्वीनियंस वर्किंग एज में बी एज्यूम टू स्टार्ट एट एज 15, अगर 15 से ही मान लें तो ऑल्दो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स परस्यू देयर एजुकेशन बियॉन्ड दैट एज एंड रिमेन मीनवाइल फाइनेंशियली डिपेंडेंट आइदर ऑन द स्टेट और इंक्रीजिंगली ऑन देयर पेरेंट्स और बैंक मैनेजर्स, यानी 15 साल से पहले हम डिपेंडेंट होते हैं या तो अपने परिवार के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, या फिर सरकार के ऊपर, या बैंक लोन वगैरह लेते हैं। तो ये एक दिमाग में रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट पॉपुलेशन और फिर एजिंग पॉपुलेशन के बीच में हमको जब बात करनी होगी तो एजिंग पॉपुलेशन भी एक डिपेंडेंट हो जाता है और बिलो 16 एज भी डिपेंडेंट हो जाता है ऑन द इकोनॉमी और ऑन द सोसाइटी। द रेशियो ऑफ द एल्डरली डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू द इकोनॉमिकली एक्टिव उसको बोलते हैं जो वर्किंग होता है। पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, एज डिपेंडेंसी रेशियो और एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो बर्डन, and is used to access intergenerational transfers, taxation policies and saving behavior। ये सारी चीज इसमें कंप्लीट होता है। दूसरा इंडिकेटर हम बात करते हैं तो ये होता है एजिंग इंडेक्स। इसको कभी कभी हम लोग एल्डर चाइल्ड रेशियो के रूप में देखते हैं, और वो क्या हम सब बता चुके हैं, वो ये है कि नंबर ऑफ पीपुल एजेड 65 एंड ओवर पर 100 यूथ्स अंडर एज 15, प्रति 100 जो 65 और 15 के एज के होते हैं उसको हम लोग एल्डर चाइल्ड रेशियो के रूप में निकालते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज में एजिंग की क्या बात होती है? 2000 की सिनेरियो जब देखोगे तो ओनली ए फ्यू कंट्रीज, जर्मनी, ग्रीस, इटली, बुल्गारिया एंड जापान हैड मोर एल्डरली देन यूथ। ये 2000 में ही इन कंट्रीज की बात थी कि यूथ से ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन था और एजिंग इंडेक्स वाज अबव 100। बाय 2030 हाउएवर द एजिंग इंडेक्स इज प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 100 इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, जो जैसा कि हमने बताया, एंड द इंडेक्स ऑफ सेवरल यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान आर इवन एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 200%। आने वाले समय में विकसित देशों में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगा, और अगर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आज जो कोविड-19 का जो चैलेंज है उसको कैसे ये लोग एड्रेस करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स के सामने चुनौती बनने वाला है। तो देखिए, जब हमने क्लास पढ़ाया था आज से 1.5-2 महीने पहले, तब एजिंग की क्या समस्या है और आज कैसे आप कोरिलेट कर रहे हैं, वही एजिंग जो विकास का पैमाना होता था, वही एजिंग आज एक तरह से बर्डन या क्राइसिस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हो गया है। तो कहीं ना कहीं से सिचुएशन बदलते रहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज की क्या बात है? टू डेट आज के समय में एजिंग इंडेक्सेस आर मच लोअर इन डेवलपिंग कंट्रीज देन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। सबको पता है विकसित विकासशील देशों के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अंतर है। हमारे यहाँ अगर 67-68 है तो यूरोपियन कंट्रीज या जापान वगैरह में 78, 79, 80 तक है। इतना अंतर है और हम विकसित और विकासशील के अंतर में देखते थे, लेकिन आज राहत की बात है कि यही गैप भारत को कोविड-19 से सेव किया हुआ है। ओके, क्योंकि अर्बन एरियाज में अभी भी उतना ज़्यादा एजेड पॉपुलेशन नहीं रह रहे हैं और कोविड रूरल एरियाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हमारी फर्टिलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि समय की मांग है कि आने वाले समय में कोविड-19 की वजह से हम एजिंग पर कैसे फोकस करें और कैसे एजेड पॉपुलेशन के लिए अलग पैरामीटर अगर हेल्थ का इंडिकेटर बना के हेल्थ सेक्टर पर काम करें। तो दिस इज ऑल वी हैव टू सी। ओके, डायनेमिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एजिंग क्या है? द करंट लेवल एंड pace of population aging vary widely by geographical region and usually within regions as well, but virtually all nations are now experiencing growth in their numbers of elderly। ये एक समय की बात है कि आने वाले समय में हम एजेड होंगे ही, एजिंग के दौर में से गुजरेंगे ही। और डेवलप्ड नेशंस में बात किया जाता है तो द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एजेड 65 एंड ओवर ओनली इंक्रीज्ड फ्रॉम
6.2% इन 1950 to 6.9% इन 2000, इतना ही बड़ा था, लेकिन बाद में ये अब 10 to 12% हो गया है आज के दौर में. इन यूरोप हाउएवर द प्रोपोर्शन इज 14.7% इन 2000 एंड नाउ डेज इट इज nearly 17 to 18%. For a long time, the highest proportion were found in Northern Europe, that is in Sweden, was in 1915, that was 10.3%, but had moved south by 2000. इन इटली दैट इज 18.1%. इसलिए इटली में देखो कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है. 2000 में वहाँ पर 18.1% एजिंग पॉपुलेशन था, अब वो बढ़ के 22% हो गया है. इसीलिए जब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इटली में पड़ा तो इटली में क्राइसिस की स्थिति हो गई है और बहुत लोग एजेड लोग मृत्यु के काल में समा गए थे. द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली आर लोअर आउटसाइड यूरोप विद द नोटेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ जापान वेयर इंक्रीज फ्रॉम 4.9% इन 1950 to 17.2% in 2000 and nowadays it is more than 20%. तो इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में परसेंटेज को आपको जानना होगा. प्रोजेक्शन फॉर द 21st सेंचुरी क्या है जो चल रहा है वो ये है कि फर्दर इन फ्यूचर पॉपुलेशन एजिंग विल डिपेंड ऑन फ्यूचर डेमोग्राफिक ट्रेंड. But most demographers agree that the fertility and mortality changes that would be required to reverse population aging in the coming decades are very unlikely. ये भी प्रोजेक्शन हो रहा है कि बढ़ेगा लेकिन अल्टीमेटली वो स्टेबलाइज हो जाएगा. और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट हाफ द सेंचुरी शुड एक्सीड दैट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century. फॉर द वर्ल्ड एज ए होल the elderly will grow from 6.9% of population in 2000 to a projected nearly 20% in 2050. 2050 तक पूरी दुनिया में हम लोग 20% तक, माने जो हमारा पिरामिड है, याद करो पिरामिड का स्ट्रक्चर डेवलपिंग कंट्रीज में जो नुकीला हुआ करता था वो अब जो है फ्लैट हो जाएगा और हम एक टोम्ब की तरह हमारा डायग्राम बन जाएगा. इसका मतलब धीरे धीरे दुनिया एजेड पॉपुलेशन को के ट्रेंड को देखेगी और इसलिए कोविड-19 एक चैलेंज के रूप में इकोनॉमिस्ट को स्वीकार करना होगा इसको और इस पर काम करना होगा. पूरे के पूरे टेबुलेशन जो हमने आपको भेजा था आप देख सकते हैं कि कैसे दुनिया में बड़ा है, कैसे स्टेट वाइज. फिर आप पैरामीटर्स को देखेंगे, नाइजीरिया जैसा कंट्री का पैरामीटर्स तिकोना होता है क्योंकि वो भी विकासशील देश है, लेकिन इटली जैसा देश का पैरामीटर ऊपर भी फ्लैट होता है, नीचे भी फ्लैट होता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल टाइप हो जाता है. इसका मतलब विकसित देश है, वहाँ एजिंग पॉपुलेशन मोर देन 20% है. तो 2030 में भी माना जा रहा है कि इटली में ऊपर का जो पिरामिड का जो शेप है वो एकदम फ्लैटेंड हो जाएगा और नीचे का छोटा हो जाएगा, यानी और लोग एजिंग हो जाएंगे और चुनौती होगी. यही हाल यूनाइटेड स्टेट्स का भी है. 2025 तक वो भी एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप में उसका पिरामिड हो जाएगा. और इस तरह भारत को इस सारे चीज़ों को देखते हुए एक सतर्कता बरतनी होगी कि जैसे जैसे हम विकास करेंगे हमारे यहाँ भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, एजिंग की समस्या आएगी और हम कोविड-19 के बाद से कैसे अपने एजेड पीपल के लिए, कैसे अपने एजेड पॉपुलेशन के लिए उनको बर्डन न मानते हुए उनके लिए हेल्थ केयर की सुविधा कैसे करें, उनका हेल्थ को कैसे एड्रेस करें, कैसे हम इस फैटलिटी ट्रेंड को चेंज करें जो कि विकसित देशों में इस समय दिखाई दे रहा है. लेबर फोर्स के साथ अगर कोरिलेट किया जाए एजिंग को तो देखा जाता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एजिंग अमाउंट्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द लाइफ स्पेन spent in the state of being elderly. The post-World War II decline in age that exists from the labor force is often contrasted with rising of life expectancy as though something unnatural were going on. But while increased longevity and also better health and major determinants of older workers of labor supply causes workers to wish to work longer, rising income causes them to wish to retire earlier. ये भी देखा जाता है. और एज इम्प्रेसिव एज वेयर द गेन्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द 20th century, the gains in income per capita were greater still. So the tendency for earlier withdrawal from the labor force is not surprising, and this tendency has been accentuated, however, by the expansion of the public and private old age pensions and arrangements. इसलिए जो पेंशंस की जो स्कीम्स, रिटायरमेंट पेंशंस की जो स्कीम्स की बात होती है वो एजिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है. और इस प्रकार ये सारे के सारे इकोनॉमिक इश्यूज को जैसे जैसे इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगा, डिमांड फॉर लेजर, पब्लिक अथॉरिटीज विल बी हार्ड
presses to stop the trend towards earlier withdrawal from the labor force. At the level of the labor force, aging consists of an increase on the number of older workers related to number of young ones. At the same time, the slowdown in labor force growth likely linked to aging and reducing the supply of the workers. जैसे जैसे एजिंग होगा वैसे वैसे प्रेशर गवर्नमेंट में बढ़ेगा. एक तो रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का प्रेशर बढ़ सकता है, फिर एम्प्लॉयमेंट पर बहस चल सकता है, और फिर उनके पेंशन स्कीम के बारे में बात किया जा सकता है कि अगर ज़्यादा समय तक जिंदा है तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में रखना पड़ेगा हमको. इसलिए सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इसका क्या है? वाइल पॉपुलेशन एजिंग रिप्रेजेंट इन वन सेंस ए सक्सेस स्टोरी, जैसे हमने कहा था, फॉर मैनकाइंड, इट ऑल्सो पोसेस profound challenge to public institution that must adapt to a changing age structure. ये सक्सेस स्टोरी तो है, विकास का इंडिकेटर के रूप में तो हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ जब आज की स्थिति देखा जाए तो एक चैलेंजिंग भी है कि हम कैसे उनको सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में रखें और कैसे उनके हेल्थ इशू को एड्रेस करें. ये बहुत बड़ा समस्या बनने जा रहा है. इसलिए द चैलेंज क्या है? द फर्स्ट चैलेंज इज एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक इंक्रीज इन द ओल्डर रिटायर्ड पॉपुलेशन relative to the shrinking population of working age, which creates social and political pressure on social support system. In most developed countries, rapid population aging places strong pressure on social security programs. और इसलिए देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट श्रिंक हो रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है, लेकिन ओल्ड एज पीपल बढ़ रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था, उनके हेल्थ की व्यवस्था सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है. इसलिए विकसित देशों में आज जब मॉर्टेलिटी कोविड की वजह से हो रहा है तो विकसित देश आश्चर्यचकित हैं और अपने इस फेल्योर को लेके रीथिंक कर रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में इकोनॉमिक्स के मॉडल को बढ़ाया जाए. ठीक है, तो दिस आर ऑल द ग्लोबल फिनोमिना. The aging of population is indeed a global phenomena that requires international coordination of national and local action. The United Nations and other international organizations developed recommendations intend to mitigate the adverse consequences of population aging. इस पर लगातार बातचीत चल रही थी और अब वो बातचीत और तीव्रता उसमें आएगी. ओके, इसलिए उसके पॉजिटिव साइड्स तो हैं हैं, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव साइड्स बहुत है. इसलिए व्हाट कैन पॉलिसी मेकर्स डू, क्या किया जा सकता है? द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फोर्स पीपल टू वर्क लॉन्गर but to encourage them to make time consistent labor supply decision that are in line with social cost and benefit. तो समय की मांग क्या हो जाएगी कि लोगों को अगर सेल्फ काम से हटना चाहते हैं तो उनको रोकने की कोशिश नहीं होना चाहिए. इसलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एक तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्योंकि उससे नए लोगों को रोजगार मिलता है और पुराने एजिंग की जो समस्या वो उस स्लॉक से हटते जाते हैं. और पेंशन रिफॉर्म्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू अचीव ए लेवल प्लेइंग फील्ड. और इसके लिए बहुत जरूरी है भारत जैसे देशों में कि पेंशन के स्कीम को रिवाइव किया जाए ताकि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ओल्ड एज के लिए बढ़ सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जो पॉपुलेशन एजिंग का जो इम्पैक्ट है और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, ये दोनों को मिला के आज के दौर में तुम उसको कोरिलेट करना, एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो आज के दौर को अगर तुम लोग कोरिलेट करोगे तो एक बहुत अच्छा माना जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स एक बिल्कुल रेलेवेंट इश्यूज को टच करते हुए सिलेबस को उससे टच कराते हैं और एक तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क में उनका योगदान माना जाता है. सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी सेफ and stay at home till 3rd May 2020. Thank you, dear students.